गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म थियरी चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रिज्म थियरी चैप्टर में छोटी छोटी कुछ चीज़ें बाकी हैं, उनको आज कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद प्रिज्म के कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, उनको आप सॉल्व कीजिएगा और डाउट क्लास में उनका डिस्कशन कर लीजिएगा। तो प्रिज्म चैप्टर जो आपको प्रिज्म थियरी पढ़ा रहे थे उसमें अगली हेडिंग आप लिख लीजिए, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर। देखिए डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन समझ लें। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द angle of deviation for mean color is called dispersive power. It is denoted by ओमेगा। यानी यदि डिस्पर्सिव पावर आपको निकालना हो किसी प्रिज्म का, तो दो चीज का रेशियो चाहिए, एक एंगुलर डिस्पर्जन और एक एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं और डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेट फार्मूला हो जाएगा, डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला हो जाएगा, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर। मीन कलर का मतलब येलो कलर को हम मीन कलर कहते हैं। जैसे सन के एक व्हाइट रे में जो 7 कलर होते हैं, उसमें जो येलो कलर है उसी को हम मीन कलर कहते हैं। येलो कलर को मीन कलर इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप किसी लेंस का या प्रिज्म का कोई भी क्वांटिटी निकालिए रेड कलर के लिए और वायलेट कलर के लिए, तो उनका जब मीन लोगे तो वो येलो कलर के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको एक लेंस दिया गया, लेंस की फोकल लेंथ आप रेड कलर के लिए निकालें, फिर लेंस का फोकल लेंथ वायलेट कलर के लिए निकालिए, तो लेंस का फोकल लेंथ जितना रेड कलर के लिए आया और जितना वायलेट कलर के लिए आया, उन दोनों वैल्यू का मीन निकालिए तो येलो कलर के लिए फोकल लेंथ का जो वैल्यू होगा उसके बराबर आ जाएगा। इसीलिए कभी भी येलो कलर के लिए कुछ भी निकालना हो, कोई भी क्वांटिटी निकालनी हो, वही क्वांटिटी रेड और वायलेट कलर के लिए निकालकर उसका मीन निकाल दीजिए तो येलो कलर के लिए हो जाएगा। आगे इसमें यूज होगा बताएंगे। तो एंगुलर डिस्पर्जन को हम थीटा से लिखते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से। चूंकि एंगल ऑफ डेविएशन मीन कलर यानी येलो कलर के लिए है, इसलिए डेल्टा वाई लिख देंगे और डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से लिखते हैं। तो इस तरह डिस्पर्सिव पावर निकालने का एक फार्मूला तो यही हो गया कि एंगुलर डिस्पर्जन और एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर, इन्हीं दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, डिस्पर्सिव पावर निकल जाएगा। अब आप जानते हो इसके नीचे लिखेंगे, यहां लिख दे रहे हैं, वी नो दैट, इसको हम इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं। वी नो दैट एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला आया था
म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये आपको पिछले पार्ट में हम पढ़ाए थे कि एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू हो गई, जिसे आप थीटा से लिख सकते हो। अब डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए हमको एंगुलर डिस्पर्जन चाहिए, जिसकी वैल्यू हमने लिख दिया। अब एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर, तो चूंकि एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आपको बताया गया है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो यदि एंगल ऑफ डेविएशन येलो कलर के लिए निकालना है तो यहाँ भी वाई ले लीजिए, यहाँ भी वाई ले लीजिए। अब थीटा की वैल्यू निकाल लिया आपने और डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लिया। अब थीटा और डेल्टा वाई की वैल्यू यहीं पर पुट कर दीजिए, दोनों में थीटा और डेल्टा वाई की वैल्यू, डिस्पर्सिव पावर निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड डेल्टा वाई इन इक्वेशन 1 वी है। तो यहाँ डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई, तो थीटा की वैल्यू लिख दें म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू है म्यू आई माइनस 1 इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। तो डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए आपको दो फार्मूला मिल गया, एक जो इक्वेशन 1 में दिया था और दूसरा इक्वेशन 2 में। तो यदि आपको एंगुलर डिस्पर्जन दिया हो और एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर दिया हो और तब डिस्पर्सिव पावर पूछता है, तो जो इक्वेशन 1 में फार्मूला हम बताए हैं उससे लग जाएगा। और यदि कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर येलो कलर, ये तीनों क्वेश्चन में दिया हो तो डिस्पर्सिव पावर इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा। कभी कभी देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म मटेरियल फॉर वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल फॉर रेड कलर ये तो दिया रहता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर येलो कलर नहीं दिया रहता है। ऐसा न्यूमेरिकल कई हमने देखा है कि आपको दे देगा कि प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए इतना है, इसकी वैल्यू, रेड कलर के लिए इतना है, इसकी भी वैल्यू दे दिया और कह दिया फाइंड द डिस्पर्सिव पावर। तो येलो कलर के लिए प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया रहता है, केवल दो ही वैल्यू दी रहती है और कह देता है डिस्पर्सिव पावर बताइए। और आपको डिस्पर्सिव पावर बताने के लिए तीनों चीज़ चाहिए, जबकि न्यूमेरिकल में दो ही दिया है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, ये फार्मूला के नीचे यहाँ लिख लीजिएगा जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर येलो कलर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर वायलेट कलर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर रेड कलर अपॉन 2। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि येलो कलर से रिलेटेड कुछ भी निकालना हो, वही चीज़ वायलेट और रेड कलर का निकाल के एवरेज निकाल दीजिए तो येलो कलर का मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए येलो कलर के लिए मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या कीजिए कि येलो कलर के लिए वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो और येलो कलर के लिए वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के लिए लिख लीजिए और रेड कलर के लिए मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखकर उसका एवरेज निकाल दीजिए, येलो कलर का हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कभी लेंस में आपसे कह दिया फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर येलो कलर, तो क्या कीजिए कि लेंस का फोकल लेंथ वायलेट कलर के लिए निकालिए, लेंस का फोकल लेंथ रेड कलर के लिए निकालिए और उनका एवरेज निकाल लीजिए, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर येलो कलर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका है। तो डिस्पर्सिव पावर निकालने का दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा और यदि ये दोनों दिया ये नहीं दिया है तो यहाँ से निकाल के इसकी वैल्यू पुट करके डिस्पर्सिव पावर निकाल लेना। एक बात और, डिस्पर्सिव पावर के विषय में यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में कि डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता,
डिस्पर्सिव पावर सिर्फ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। किसी भी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर, प्रिज्म के शेप, साइज, प्रिज्म एंगल, इस पर कोई डिपेंडेंसी डिस्पर्सिव पावर की नहीं होती है। डिस्पर्सिव पावर इन पर डिपेंड नहीं करता। डिस्पर्सिव पावर सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पर। यदि आपके पास दो प्रिज्म हैं, एक ही शेप साइज के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं। मान लीजिए एक प्रिज्म आपने फ्लिंट ग्लास का बना दिया और एक प्रिज्म आपने क्राउन ग्लास का बना दिया। भले ही दोनों का शेप साइज अलग है, सेम है, लेकिन चूंकि मटेरियल अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का डिस्पर्सिव पावर अलग अलग होगा। ठीक, यदि आपने दो प्रिज्म बनाया, दोनों का शेप साइज अलग है, लेकिन दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों फ्लिंट ग्लास के हैं, तो डिस्पर्सिव पावर सेम होगा। तो इस तरह से ये याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आया भी है। तो डिस्पर्सिव पावर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, तो आप सीधा जान लीजिए डिस्पर्सिव पावर का कोई रिलेशन प्रिज्म के शेप और साइज से नहीं है। डिस्पर्सिव पावर सिर्फ प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। यदि एक ही मटेरियल के तमाम प्रिज्म हैं तो सबका डिस्पर्सिव पावर सेम होगा, चाहे उनकी साइज शेप जो भी हो। और यदि एक ही शेप साइज के तमाम प्रिज्म हैं लेकिन अलग अलग मटेरियल के हैं तो सबका डिस्पर्सिव पावर अलग होगा। ज़्यादातर देखा गया है कि प्रिज्म या तो फ्लिंट ग्लास के बनते हैं या क्राउन ग्लास के बनते हैं। तो फ्लिंट ग्लास के बने हुए प्रिज्मों का डिस्पर्सिव पावर अलग होगा और क्राउन ग्लास से बने प्रिज्मों का डिस्पर्सिव पावर अलग होगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें लिख लीजिएगा कि डिस्पर्सिव पावर हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। डिस्पर्सिव पावर की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती और डिस्पर्सिव पावर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज। तो इसको लिख लीजिएगा कि द डिस्पर्सिव पावर ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ प्रिज्म। और दूसरी चीज लिख लीजिएगा डिस्पर्सिव पावर हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। अब इसमें एक छोटी सी हेडिंग जो आप 10th में पढ़े हो, यहाँ पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आप 10th में कायदे से पढ़े हो और स्कैटरिंग पर आधारित कुछ घटनाएं, कुछ सवाल भी आपको 10th में पढ़ाए गए हैं। यहाँ पर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आपको याद आ जाए थोड़ा सा। और एक बार फिर आप खुद भी बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, हाई स्कूल की बुक से भी, इंटर की बुक से भी। स्कैटरिंग देखिए होती क्या है। ऐसा पाया गया है कि जब कोई रे बीम ऑफ लाइट ऐसे पार्टिकल पे इंसिडेंट होती है, देखना स्कैटरिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो समझा रहे हैं कायदे से समझिए स्कैटरिंग रियल में क्या होती है। तमाम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो ये बोल देते हैं कि जब लाइट किसी पर पड़ती है वो फैल जाती है। भाई लाइट किसी पर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर फैल जाए, वो तो रिफ्लेक्शन भी तो हो सकता है। तो रियल में स्कैटरिंग कहते किसे हैं, इसको समझिए जरा ध्यान से। जब कोई लाइट, इसको हम इंसिडेंट लाइट कर सकते हैं, इंसिडेंट लाइट। जब कोई लाइट किसी ऐसे पार्टिकल पे पड़ती है जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के नियरली इक्वल हो, जैसे मान लीजिए इस लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है और इसकी साइज वेवलेंथ के लगभग इक्वल है। ए इज द साइज ऑफ पार्टिकल। तो जब कोई रे बीम ऑफ लाइट किसी ऐसे पार्टिकल पे पड़ती है, ऐसे पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के नियरली इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में जो ही ये लाइट पार्टिकल पे पड़ती है, पार्टिकल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। होता यही है
कि जब ये लाइट ऐसे पार्टिकल पर पड़ेगी जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के लगभग इक्वल हो, तो होता क्या है कि ये पार्टिकल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के थोड़ी ही देर बाद अपने भीतर से सारे डायरेक्शन में इस लाइट को रेडिएट कर देता है, निकाल देता है थोड़ी ही देर बाद। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये पार्टिकल अपने अंदर से चारों तरफ लाइट को निकाल देता है, एमिट कर देता है, रेडिएट कर देता है। तो इसी रेडिएटेड लाइट को, इसी एमिटेड लाइट को हम स्कैटर्ड लाइट कहते हैं। इसी को हम स्कैटर्ड लाइट कहते हैं और इसी घटना को स्कैटरिंग कहते हैं। यही जो लाइट चारों तरफ निकल गई, पार्टिकल से रेडिएट हो गई, इसी रेडिएशन के फिनोमेनन को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब ऐसा दिमाग में मत रखिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल पे लाइट पड़ी और फैल गई, वो तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि जब लाइट ऐसे पार्टिकल पे पड़ती है जिस पार्टिकल की साइज लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में जब लाइट पड़ेगी तो लाइट तुरंत पड़ते ही फैल नहीं जाएगी, पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के थोड़ी देर बाद अपने अंदर से सारे डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है। इसी घटना को स्कैटरिंग कहते हैं और पार्टिकल से जो लाइट एमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है चारों तरफ, इसी को स्कैटर्ड लाइट कहते हैं। मान लीजिए जो लाइट हमने पार्टिकल पे भेजी उसका वेवलेंथ लैम्डा है और स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ लैम्डा डैश है। तो ऐसा पाया गया है कि कुछ केस में इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ स्कैटर्ड लाइट के वेवलेंथ के इक्वल होता है। ऐसा भी पाया गया है कि कुछ वेवलेंथ जो स्कैटर्ड लाइट का है वो इंसिडेंट के बराबर होता है। कभी कभी कुछ कंडीशन में देखा गया है कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ स्कैटर्ड लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है और कभी कभी देखा गया है कि इस इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ स्कैटर्ड लाइट के वेवलेंथ से कम होता है। तो ये तीनों चीज़ें पाई गई। ऐसा नहीं है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका वेवलेंथ और जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसका वेवलेंथ बराबर होगा। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस पाए गए हैं। और वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें रमन स्कैटरिंग, रैले स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग, बहुत सारा डिटेल है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग हो गई। अब यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी, यानी आप यहां लिख सकते हो इंटेंसिटी ऑफ the intensity of scattered light is depends upon wavelength as। तो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब ये हुआ कि जिस लाइट का, जिस कलर का वेवलेंथ जितना ही कम होगा उसमें स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। सरल भाषा में समझिए, स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसको और सरल भाषा में समझिए कि जिस कलर का वेवलेंथ जितना ही कम होगा उस कलर में स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी, फैलाव उतना ही ज्यादा होगा। और जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उस कलर की में स्कैटरिंग बहुत कम होगी, यानी फैलाव कम होगा। तो आप, यही वजह है कि तमाम घटनाएं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं उनका आंसर हम इसी से दे सकते हैं। एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि जिस कलर का वेवलेंथ, जिस लाइट का वेवलेंथ जितना ही कम होगा स्कैटरिंग उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उसमें उतनी ही कम होगी।
चूंकि आप जानते हो कि लाइट के स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है, ये आप जानते हो। वायलेट कलर बहुत सबसे स्मॉल वेवलेंथ होता है, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो सबसे कम वेवलेंथ चूंकि वायलेट कलर का होता है, इसलिए वायलेट कलर में स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, वायलेट कलर में फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रेड कलर में स्कैटरिंग सबसे कम होती है, फैलाव सबसे कम होता है। ठीक है, अब स्कैटरिंग पर आधारित कुछ घटनाओं का डिस्कशन आपसे किया जाता है, कुछ घटनाओं पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता, ब्लू कलर ऑफ स्काई का कारण बताइए। जैसे आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान आपको नीला दिखता क्यों है? उसका रीजन ये है कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ डेंसर एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में तमाम धूल, डस्ट, स्मोक, धुएं, गैस सबके पार्टिकल भरे हुए हैं। तो जब लाइट सन से आने वाली लाइट इस एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में जो गैस के पार्टिकल हैं, डस्ट के पार्टिकल हैं, धुएं के पार्टिकल हैं, उन पर लाइट पड़ती है, और जब लाइट पड़ेगी उन पार्टिकल पर तो स्कैटर्ड होगी, फैलेगी चारों तरफ, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। तो चूंकि ये भी बताया हूं कि जिसका वेवलेंथ बहुत कम होगा उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, तो चूंकि ये व्हाइट लाइट है सन से आने वाली, तो इसमें तो 7 रंग है। अब जो वायलेट कलर की रेडिएशन होगी वो पार्टिकल पे पड़ने के बाद ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा फैलेगी। तो चूंकि सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का ही होता है, इसलिए वायलेट कलर ज़्यादा फैलती है, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो ये लाइट जितने भी पार्टिकल पे पड़ेगी उन सभी पार्टिकल में वायलेट कलर की लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, और जब वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, वायलेट कलर ज़्यादा फैलेगा, तो पूरे एटमॉस्फेयर में वायलेट कलर ही दिखाई देगा, क्योंकि स्कैटरिंग उसी में ज़्यादा हुई है, फैलाव उसी में ज़्यादा हुआ है। इसलिए जब अर्थ से देखेंगे चारों तरफ वायलेट कलर ही, ब्लू कलर ही दिखेगा। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि जितने भी रेड सिग्नल हैं, वो जितने भी डेंजर सिग्नल हैं, वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? जैसे आप देखे होंगे कि खतरों के जो सिग्नल होते हैं, डेंजर सिग्नल जिनको कहते हैं, वो रेड कलर के ही बनाए जाते हैं। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिंपल सा कारण है कि चूंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण रेड कलर में स्कैटरिंग बहुत कम होती है, और जब रेड कलर में स्कैटरिंग कम होती है तो रेड कलर पार्टिकल पे पड़ने के बाद फैलता नहीं है ज़्यादा, वो सीधे जाता है, और जब फैलेगा नहीं, सीधे जाएगा तो बहुत दूर तक जाएगा। तो इसीलिए रेड कलर की लाइट बहुत दूर तक जाती है, फैलती नहीं है। यही वजह है कि जो खतरे के सिग्नल हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, ताकि उसमें फैलाव एटमॉस्फेयर में ना हो पार्टिकल पे पड़ने के बाद, और जब फैलाव नहीं होगा तो ज़्यादा दूर तक जाएंगी, और जब दूर तक जाएंगी तो दूर से ही आपको खतरे का सिग्नल दिखाई दे देगा। यही कारण है कि जितने भी खतरे के सिग्नल हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। अब इस चैप्टर में एक हेडिंग छोटी सी है, रेनबो। रेनबो, इसको आप खुद रेनबो के बारे में अपने बुक से हल्का सा नोट पढ़ लीजिएगा, अपनी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फिजिक्स में कोई टॉपिक ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि वो फिजिक्स है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कम इम्पॉर्टेंट है। आपको साइंस में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती ही हैं। हाँ, फर्क यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंटर लेवल में उतना ज़्यादा यूज समझ में नहीं आता है, तो लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के साइंस में उनका बहुत ब्रॉड यूज होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फिजिक्स का हर टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है
कि रेनबो थियोरेटिकल चीज है, जो आकाश में बरसात के समय देखते हो इंद्रधनुष। तो ये इंद्रधनुष होता क्या है, इंद्रधनुष बनता कैसे है, इसको पढ़ लीजिएगा। और रेनबो में दो तरह के रेनबो होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी रेनबो। इनको भी पढ़ लीजिएगा, इनका फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो आकाश में बरसात के समय इंद्रधनुष दिखाई देता है सतरंगी, वो रेनबो है क्या, प्राइमरी रेनबो क्या है, सेकेंडरी रेनबो क्या है, फिगर सामान्य तौर पे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि आप चाहें, आपका मन करे किसी बच्चे का, तो कोर्स में नहीं है, ये जो बताने जा रहा है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। एक हेडिंग कहीं आप चाहे नेट से सर्च करके पढ़ लीजिएगा या बुक में पढ़ लीजिएगा, स्पेक्ट्रोमीटर। ये कायदे से पढ़ लीजिएगा, इसका बड़ा जनरल नॉलेज में यूज है फिजिक्स में, और एक साइंस स्टूडेंट को स्पेक्ट्रोमीटर के विषय में जानना भी चाहिए। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, खुद में थियोरेटिकल है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। पढ़ के नोट बना लीजिएगा जरूर, और नोट चेक होगा आपका, आपको पता है कि नोट आपका चेक भी होगा, इसलिए नोट कंप्लीट चाहिए। तो आपका एक प्रिज्म थियरी चैप्टर कंप्लीट हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो दूर दराज में हों, उनके पास बुक्स नहीं हों, तो हम प्रिज्म चैप्टर का न्यूमेरिकल इसके पीडीएफ के साथ, पीडीएफ बनाकर इसके वीडियो के साथ जरूर भेज देंगे। आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, छाट छाट के बढ़िया क्वेश्चन हम भेज देंगे। अब आप अगला चैप्टर हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 रे ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज या कर्व सर्फेसेज। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज। अब रिफ्रैक्शन थ्रू जब स्फेरिकल सरफेस आप समझ जाओगे तो आपको लेंस समझने में, लेंस थियरी का डेरिवेशन करने में बहुत सुविधा होगी, आसानी हो जाएगी। तो हालांकि ये हमने लेंस थियरी चैप्टर में ही ये हेडिंग रखा है, आपके बुक में भी जो लेंस चैप्टर है उसी में ये हेडिंग है, लेकिन हम इसको एक अलग चैप्टर बना दिए हैं ताकि कर्व सरफेस की चीज़ें एक पास पढ़ लीजिए, इसके बाद लेंस थियरी स्टार्ट की जाएगी। और लेंस थियरी के डेरिवेशन हमेशा एग्जाम में आते हैं, और कंपटीशन से लेकर बोर्ड तक अवश्य ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। और वो डेरिवेशन आपको तभी समझ में आएगा जब ये कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन पूरी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, कर्व सरफेस या स्फेरिकल सरफेस होता क्या है। स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस, जैसा कि नाम ही है, वह सरफेस जिसका शेप स्फेरिकल हो उसको स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस कहते हैं। तो डेफिनेशन इसका खुद लिख लीजिएगा, ए सरफेस विच शेप इज स्फेरिकल कॉल्ड स्फेरिकल सरफेस और कर्व सरफेस। कर्व सरफेस दो हम लिख दे रहे हैं, ए सरफेस विच है स्फेरिकल इंटरफेस या सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव सरफेस और एक कॉन्वेक्स सरफेस। स्फेरिकल सरफेस दो तरह का होता है, एक कॉनकेव सरफेस और एक कॉन्वेक्स सरफेस। अब कैसे सरफेस को आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहेंगे, इसको देखिए। मान लीजिए कि ये आपका एक ग्लास का स्लैब है, ये पूरा ग्लास का स्लैब है, ठीक। इसमें आपको बोर्ड पे चार सरफेस दिखाए गए हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ये चारों सरफेस प्लेन है, जैसे ये प्लेन है वैसे ही आप देख रहे हो कि ये चारों के चारों सरफेस प्लेन है, ठीक। अब इसमें से यदि इस तरह का एक पार्ट कट करके हम निकाल लें, इस तरह का एक पार्ट कट करके हम निकाल लें, ठीक, तो अब भी चार ही सरफेस हुआ।
ये प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ, लेकिन ये जो सरफेस है वो स्फेरिकल शेप का है, इसलिए ये स्फेरिकल सरफेस हो गया। ये स्फेरिकल सरफेस अंदर की ओर दबा हुआ है, ऐसे सरफेस था, ऐसे अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो जो सरफेस अंदर की ओर धंसा हो या अंदर की ओर दबा हो, उस सरफेस को हम कॉनकेव सरफेस कहते हैं, उसको कॉनकेव कहते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, इसका ये हिस्सा हमने काट के बाहर कर दिया, ये ग्लास का स्लैब है। अब ये जो सरफेस है उसका भी शेप स्फेरिकल है, तो प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, लेकिन ये सरफेस स्फेरिकल है और चूंकि ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसलिए इस उभरे हुए सरफेस को कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। तो सीधा सा जैसे ऐसे हो, तो जिस साइड में दबा हुआ है ये कॉनकेव हो गया और जिस साइड में ये उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स हो गया। तो ऐसा यदि कोई स्फेरिकल सरफेस ऐसा है जो दबा हुआ है, तो जिस साइड में दबा हुआ है वो साइड कॉनकेव कहलाती है और जिस साइड में उभरा हुआ होता है वो साइड कॉन्वेक्स कहलाती है। अब जैसे यहाँ से एक लाइट ऐसे डाली जाए, तो चूंकि ये उभरे हुए सरफेस पर पड़ रही है इसलिए कॉन्वेक्स सरफेस पर लाइट पड़ना कहेंगे। यदि लाइट इधर पड़ रही है तो दबे हुए सरफेस पर पड़ रही है, इसलिए इस सरफेस को कॉनकेव सरफेस कहते हैं। तो दबे हुए स्फेरिकल सरफेस को कॉनकेव और उभरे हुए स्फेरिकल सरफेस को कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। अब कॉन्वेक्स या कॉनकेव सरफेस यानी स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स देख लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को आप जान लें। जैसे पहला पोल, इसकी हिंदी होती है ध्रुव। पोल किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यह एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, एम से लेकर एन तक ये जो गाढ़ा कर रहे हैं यही स्फेरिकल सरफेस है। तो इस स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस एम से लेकर एन तक है। इस सरफेस स्फेरिकल सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसी को पोल कहते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि स्फेरिकल सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल। ठीक। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और पोल को पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। ये जो स्फेरिकल सरफेस हमने आपको दिखाया है, ये देखने से लग रहा है कि ये किसी स्फेयर का ही एक पार्ट है। स्फेरिकल सरफेस हमारा एम से एन तक ही है, लेकिन इस स्फेरिकल सरफेस को देखने से लग रहा है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये किसी स्फेयर का ही एक पार्ट है। तो कोई भी स्फेरिकल सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसी स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसी स्फेयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब ये जो आपका स्फेरिकल सरफेस था एम से लेकर एन तक, ये इसी स्फेयर का ही एक पार्ट है। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तीसरा, प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती हो। जैसे यदि एक लाइन खींच दें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली ये लाइन मैंने खींच दिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली लाइन को
हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और आप एक बात जानते हो, मैथमेटिक्स में पढ़े हो कि 2 पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है, इसलिए किसी भी स्फेरिकल सरफेस में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या लिखोगे? ए लाइन व्हिच पास थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा है सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस का डेफिनेशन हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा कोई भी लाइन जो पोल से होकर पास करती हो उसी को सेकेंडरी एक्सिस कहते हैं। अब जैसे प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़कर कोई एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो पोल से होकर पास करे, उसी को सेकेंडरी एक्सिस। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ये खींच दी, ये लाइन पोल से होकर पास कर रही है, तो ये सेकेंडरी एक्सिस हो गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो एक ही होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस उसी को कहेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास से होकर पास करे, और 2 पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन हो सकती है, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस तो एक ही होती है। लेकिन सेकेंडरी एक्सिस बहुत हो सकती है। आप बहुत सारी ऐसी लाइन खींच सकते हो जो पोल से होकर पास करें। 5वां, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड फर्स्ट फोकल डिस्टेंस। इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। हम भी इसको समझाएंगे, लेकिन जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यदि कोई स्फेरिकल सरफेस को उसको लाइट इंसिडेंट हो रही है तो किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, और जब रिफ्रैक्शन फार्मूला हम बता देंगे तो उसी समय हम फर्स्ट फोकल पॉइंट और फर्स्ट फोकल डिस्टेंस समझा भी देंगे और इनका फार्मूला भी डिराइव उस समय कर देंगे। तो आप चाहिएगा तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन। मैं जब थोड़ा सा रिफ्रैक्शन समझा लेंगे, कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला बता देंगे, तो उस समय मैं इस फोकल पॉइंट को बता दूंगा, समझा दूंगा, रे डायग्राम बना दूंगा, इसका फार्मूला भी डिराइव कर दूंगा। 7वां भी वैसे ही हम कर देंगे, आप स्वयं चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। सेकेंड फोकल पॉइंट एंड सेकेंड फोकल डिस्टेंस, इसको भी हम समझा देंगे। आप इसका भी डेफिनेशन चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। अगली चीज, पॉइंट नंबर 8, फोकल प्लेन। इसका तो डेफिनेशन यही होगा कि वह प्लेन जो फोकल पॉइंट से होकर पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। वह प्लेन, वह तल जो फोकल पॉइंट से होकर पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, ऐसे प्लेन को हम फोकल प्लेन कहते हैं। एपर्चर, ये आप हाई स्कूल में पढ़े हो, एपर्चर का भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो ये 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको कर्व सरफेस का जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उनमें इन टर्म्स का यूज होगा, इसलिए इन टर्म्स को याद भी कर लीजिएगा और दिमाग में हमेशा रखिएगा कि कौन सा क्या है। और ये सारे टर्म का डेफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर भी बना लेना, ठीक है। अगली हेडिंग, ये भी आप हाई स्कूल में पढ़े हो, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन
देखिए साइन कन्वेंशन में छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है और सरफेस के लेफ्ट साइड में रखना है। तो पहली बात यही लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज शुड बी प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट रखना हो तो आप प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट कभी भी कहीं रखना हो तो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है। और कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है इसके हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है और लेफ्ट साइड में रखना है। अब मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रख दिया, तो अब जब इमेज बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे ऐसे पहुंचेगी, यही आपकी इंसिडेंट रे है। यानी जो रे सरफेस पर पड़ेगी वही तो इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई। तो पहली चीज समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है और सरफेस के लेफ्ट साइड में रखना है। दूसरा, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगे उनको पॉजिटिव साइन से लेना है। द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे should be taken with पॉजिटिव साइन। इंसिडेंट रे हमारी है लेफ्ट से राइट, देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट। तो जितने डिस्टेंस लेफ्ट से राइट लिए जाएंगे वो सब पॉजिटिव साइन से लिए जाएंगे। और इसी का रिवर्स लिख लीजिएगा कि जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट होंगे, द डिस्टेंस इन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे शुड बी टेकन विद नेगेटिव साइन। यानी जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट है, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस, देखिए यहाँ ये डिस्टेंस जो एरो शो किया गया है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है। ये मान लीजिए रेडियस है तो ये नेगेटिव साइन से लिया जाएगा। ठीक। चौथी चीज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ली गई डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। ये डिस्टेंस यदि h1 मान लें तो ये पॉजिटिव होंगी। यानी द डिस्टेंस above the principal axis should be taken with पॉजिटिव साइन। यानी जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ली जाएंगी वो पॉजिटिव साइन से ली जाएंगी, जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ली जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। तो यहाँ पे अगले पॉइंट पे ये भी लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी टेकन विद नेगेटिव साइन। ठीक। और आखिरी बात, सारी डिस्टेंस पोल से ली जाएंगी। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी टेकन फ्रॉम पोल। अब जैसे ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस कभी नहीं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ऐसे है। ऑब्जेक्ट से पोल नहीं, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हमेशा पोल से ही डिस्टेंस लेनी है। जैसे ऑब्जेक्ट से पोल की नहीं, पोल से ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से लिखा जाता है, और चूंकि पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। पोल से इमेज की डिस्टेंस
तो इमेज के डिस्टेंस को याद रखिएगा, हमेशा v से लिखेंगे, और चूंकि इंसिडेंट लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब जनरल चीजें याद रखिएगा। हाई स्कूल में भी आपको ये बताया गया है कि पहली बात कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है और सरफेस के लेफ्ट रखना है। दूसरी बात, सारे डिस्टेंस पोल से लेने हैं। तीसरी बात, सारे डिस्टेंस पोल से लेने हैं, पोल से ऑब्जेक्ट की, पोल से सेंटर की, पोल से इमेज की, सब पोल से ही लेना। और जितनी डिस्टेंस ऐसी है जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो वो पॉजिटिव साइन से लेना है, और जितनी डिस्टेंस ऐसी है जो इंसिडेंट रे के अपोजिट हो वो नेगेटिव साइन से लेना है। तो साइन कन्वेंशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगली हेडिंग डाल लें, रिफ्रैक्शन फार्मूला। यही सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला को डिराइव करना है, लेकिन इसके पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स नहीं, रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है कैसे जानते हैं, इमेज कहाँ है कैसे जानते हैं, ये कुछ छोटी जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ने के बाद तब मेन हेडिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।